हे गाइस, वेलकम बैक टू रॉकेट लर्निंग। हम देख रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड, जो कि फर्स्ट चैप्टर है क्लास 7 साइंस का। और इसमें हम देख रहे थे एडेप्टेशन के बारे में कि डिफरेंट जगहों पे रहने वाले प्लांट्स खुद में कैसे एडेप्टेशन करते हैं और एनिमल्स खुद में कैसे एडेप्टेशन करते हैं। तो प्लांट्स हमने देख लिया था। एनिमल्स में हमने कुछ जगहों पे जो एनिमल्स रहते हैं उनके बारे में देख लिया था। जैसे कि सबसे पहले हमने देखा था कि जो एक्वेटिक प्लांट्स है ना, या प्लांट्स नहीं, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जैसे फिश हो गया या एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग हो गया, ये लोग अपने आप में क्या चेंजेस करते हैं अपनी प्लेस के हिसाब से। उसके बाद हमने देखा था कि फॉरेस्ट के जो एनिमल्स हैं और ग्रास लैंड में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, जो कि हमने दो डिविजन्स देखे थे, कार्निवोरस एंड हर्बीवोर्स। तो ये दोनों खुद में कैसे बदलाव करते हैं, कैसे एडेप्टेशन करते हैं, ये हमने देखा था। फिर डेजर्ट में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनके बारे में देखा था, और स्नोई रीजन यानी बर्फीले इलाके में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनके बारे में भी देखा था। साथ ही हमने देखा था एरियल और रेप्टाइल एनिमल्स के बारे में भी। ठीक है, तो इनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, इसको हम रिवाइज़ भी करेंगे, सारे चैप्टर को हम रिवाइज़ करेंगे, लेकिन चैप्टर एक बार कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम रिवाइज करेंगे। तो एडेप्टेशन अब हमें देखना है कि फूड के लिए एनिमल्स कैसे एडेप्ट करते हैं। तो आपको याद होगा हमने प्लांट्स के लिए एडेप्टेशन देखा था। प्लांट्स के लिए हमने क्या देखा था एडेप्टेशन, कि जो प्लांट्स हैं वो या तो ऑटोट्रोपिक होते हैं यानी खुद का फूड खुद बनाते हैं, या तो हेट्रोट्रोपिक होते हैं। तो जो प्लांट्स खुद का फूड खुद बनाते हैं उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग खुद फूड बनाएंगे, खुद खाएंगे, हो गया। लेकिन जो हेट्रोट्रोपिक प्लांट्स हैं वो अपना फूड कैसे बनाते हैं, तो वो फूड नहीं बनाते, लेकिन वो दूसरे प्लांट पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए, है ना। तो हमने देखा था क्लाइंबर्स होते हैं, तो क्लाइंबर्स क्या करते हैं, दूसरे प्लांट से अपना फूड ले लेते हैं, सक कर लेते हैं। फिर वैसे ही एनिमल्स में भी कुछ एडेप्टेशंस होते हैं फूड के लिए। अब ये एडेप्टेशंस क्या होते हैं वो हम देखेंगे। We can categorize animals as herbivores and carnivores। तो एनिमल्स को हम दो टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स। प्लांट्स को कौन से दो टाइप्स में क्लासीफाई किया था, ऑटोट्रोपिक एंड हेट्रोट्रोपिक। और एनिमल्स को हम कर रहे हैं हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स। हर्बीवोर्स क्या होते हैं, हर्बीवोर्स आप याद रख सकते हो, हर्ब्स है इसमें, है ना। हर्ब्स क्या होते हैं, प्लांट्स। तो ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, जो वेजिटेरियन है, उन्हें हम क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स। और कार्निवोर्स क्या होते हैं, ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ मीट खाते हैं यानी दूसरे एनिमल्स के मीट को खाते हैं, उन्हें हम कहते हैं कार्निवोर्स। स्पेशल एडेप्टेशंस आर सीन इन ईच कैटेगरी टू मेक द प्रोसेस ऑफ फीडिंग इजी। तो हर्बीवोर्स ने भी कुछ एडेप्टेशंस किए हैं और कार्निवोर्स ने भी कुछ एडेप्टेशंस किए हैं, ताकि उनको जो फूड है उनको लेना वो ईजीली उनको मिल जाए। We will discuss then in greater detail in the chapter on nutrition। तो आगे एक चैप्टर दिया हुआ है आपको न्यूट्रिशन, उसमें हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि क्या क्या छोटे मोटे एडेप्टेशंस किए होंगे, लाइक जो हर्बीवोर्स है। हर्बीवोर्स कौन हो सकते हैं, जैसे कि डियर है, वो सिर्फ क्या करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। तो इनका जो आपने माउथ है या फेस है वो देखा होगा, तो कैसा होता है, एकदम ट्रायंगल शेप का होता है। इनकी जो आईज है वो दोनों साइड होती है ना। क्यों, ताकि कोई अगर लायन आ रहा है पीछे से उनको खाने के लिए, या टाइगर आ रहा है, तो ये वाइड एंगल तक देख पाए, इसीलिए ये एडेप्टेशन हुआ होता है इनमें। वैसे ही अगर टाइगर है जो कि कार्निवोर्स है, लायन है जो कि कार्निवोर्स है, इनकी आईज जो होती है वो सामने होती है फेस के बिल्कुल, ताकि इनको अपना जो भी प्रे है वो दिख जाए इजीली। Watch the programs on channels like National Geographic, Wild, Discovery, etc. to learn about the feeding habits of animals like frogs, snakes, birds, mosquitoes, butterflies, etc. तो ये कुछ टीवी के चैनल्स हैं जो हमें देखने चाहिए। डिस्कवरी हो गया, नेशनल जोग्राफिक हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया। तो ऐसे चैनल्स में हमें डिफरेंट एनिमल्स के बारे में और साइंस के बारे में भी बहुत सारी नॉलेज मिलती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, चार्ट आपको दिया है जो आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहले एडेप्टेशन दिया हुआ है एनिमल का, कि उसमें क्या क्या एडेप्टेशन हुआ है, चेंज हुआ है। फिर एनिमल कौन सा है और उस एडेप्टेशन का यूज़ क्या है। एक एग्जांपल है शार्प टीथ। तो कौन से एनिमल के शार्प टीथ होते हैं, लायन के भी होते हैं और टाइगर के भी होते हैं। क्यों होते हैं शार्प टीथ,
टू टीयर द फ्लैश, यानी जो फ्लैश यानी मीट जो होता है मांस को टीयर करने के लिए, फाड़ने के लिए शाब्दित होते हैं। फिर लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक है, ये कौन से एनिमल में होता है? तो ये होता है एक बर्ड में जिसका नाम है हमिंग बर्ड। क्या नाम है? हमिंग बर्ड। और इसमें क्यों होता है? हमिंग बर्ड में लॉन्ग और पॉइंटेड बीक इसीलिए होती है ताकि ये स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट्स को भी चुन चुन के खा सके। टू ऑब्टेन द फूड हम इसमें लिख सकते हैं, ठीक है, टू ऑब्टेन द फूड। फिर नेक्स्ट देखते हैं शॉर्ट बीक। शॉर्ट बीक किस में होती है? शॉर्ट बीक तो आपने बहुत सारे बर्ड्स में देखी होगी, बीक की बात है तो बर्ड्स में ही होगी, ठीक है। तो शॉर्ट बीक जो है वो आप किसी भी बर्ड का नाम लिख सकते हो, स्पैरो हो गए या क्रो हो गए या फिर पिजन हो गया, तो इनका भी सेम रीज़न है, टू ऑब्टेन द फूड, ठीक है, यहाँ पे आएगा टू ऑब्टेन फूड। फिर नेक्स्ट देखते हैं लॉन्ग एंड स्टिकी टंग। बड़ी और स्टिक करने वाली टंग जीभ किसके पास होती है? तो ये तो पता होना चाहिए, फ्रॉग के पास होती है ना। फ्रॉग जब अपनी टंग ओपन करता है तो बहुत लंबी उसकी टंग बाहर निकलती है। और क्यों होती है इतनी लॉन्ग और स्टिकी टंग? तो जब वो टंग बाहर निकलता है उसके आसपास अगर कोई मक्खी या मॉस्किटो घूम रहा है तो उसको वो पकड़ के कैच करके खा लेता है, टू कैच द प्रे, है ना। उसका जो भी प्रे है, उसका जो भी फूड है, उसको कैच करने के लिए उसकी लॉन्ग और स्टिकी टंग होती है। फिर लॉन्ग नेक किसका होता है? तो लॉन्ग नेक होता है जिराफ का, है ना। जिराफ का अगर आप नेक देखोगे तो बहुत ही लंबा होता है। क्यों होता है? ताकि जो ट्रीज है उसके ऊपर ऊपर के पत्तों को भी वो खा सके। तो सेम रीज़न, टू ऑब्टेन फूड। तो ये बड़ा ही इजी चार्ट था। नेक्स्ट देखते हैं एडेप्टेशन फॉर ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग। सराउंडिंग के साथ मिक्स होने के लिए क्या क्या एडेप्टेशन करते हैं? ब्लेंडिंग मतलब मिक्स होना। We cannot easily spot colorful butterflies, lizards and grasshoppers. They get camouflaged amidst grasses, parts of plants like stem, leaves, flowers, etc. This is because their color blend with those of their surroundings. अब यहाँ पे बताया गया है कि कुछ बटरफ्लाइज है जो कलरफुल होती है, कुछ लिजार्ड्स हैं, कुछ ग्रासहॉपर्स हैं। तो ये जो है ना, ये जब कई पत्तों के बीच में चले जाते हैं, छिप जाते हैं, तो हम इनको इजीली देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि इनके जो पार्ट्स हैं, इनका जो कलर है वो मैच होता है उनके साथ, ग्रासेस के साथ, प्लांट्स के साथ। तो हमें ऐसा लगता है कि वो पूरा प्लांट ही है और वहाँ पे कोई इंसेक्ट है ही नहीं, क्योंकि ये उसके साथ कॉमोफ्लेज्ड हो गए, मिक्स हो गए। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका जो कलर है वो मैच करता है सराउंडिंग के साथ, यानी कि प्लांट्स के साथ, जहाँ पे भी वो छुप रहे हैं उसके साथ। चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द वेरियस ऑर्गन्स एंड लाइफ प्रोसेसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट इनेबल देम टू लीव, फीड, रिप्रोड्यूस, टू perpetuate themselves and protect themselves from their enemies in specific surroundings depending upon the habitat and its geographical conditions are called adaptations. Adaptations की एक डेफिनेशन हमने पहले भी पढ़ी थी, यहाँ पे और एक सिंपल डेफिनेशन दी हुई है कि ऐसे चेंजेस जो कि ऑर्गेनिज्म की लाइफ प्रोसेसेस में और उनके वेरियस ऑर्गन्स में, बॉडी पार्ट्स में होते हैं, ठीक है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? एडेप्टेशंस। और ये एडेप्टेशन क्यों होते हैं? ताकि जो ऑर्गेनिज्म है वो लीव कर पाए, यानी जी पाए, फीड कर पाए यानी खाना खा पाए, और वो रिप्रोड्यूस कर पाए, फिर खुद को प्रोटेक्ट कर पाए एनिमीज से, उनकी सराउंडिंग में और उनके हैबिटेट में वो रह पाए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसी वजह से एडेप्टेशंस वो करते हैं। इन सिंपल हम क्या बोल सकते हैं कि एडेप्टेशंस क्यों होते हैं? ताकि जो ऑर्गेनिज्म है वो अच्छे से सर्वाइव कर पाए, इसीलिए वो एडेप्टेशंस करता है, चेंजेस करता है खुद में। एडेप्टेशन इज़ नॉट अ सडन प्रोसेस। अब जो एडेप्टेशन है वो सडन प्रोसेस नहीं है, यानी कल जो कैमल है उसको हम रेगिस्तान में रख के आए और एक दिन में एडेप्टेशन हो गया, एक दिन में उसका जो बॉडी था वो थिक हो गया या उसके जो टोज थे वो एकदम स्ट्रांग हो गए, तो ऐसा नहीं होता। एडेप्टेशन जो है ये सालों की प्रोसेस है, ग्रेजुअल है यानी स्लो प्रोसेस है और कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये लगातार होती रहती है। Differences in the structure and appearance of present-day animals and animals of thousands of years ago are the adaptations that occurred according to prevailing conditions. It is our duty to conserve this diversity. तो यहाँ पे बोला गया है कि जो सालों पहले हमें एनिमल दिखते थे
जैसे डायनासोर हो गया, है ना, वो सालों पहले दिखता था, लेकिन अब क्यों नहीं जिंदा है डायनासोर? क्योंकि वो खुद को सराउंडिंग के साथ अडेप्ट नहीं कर पाया अब तक, इसीलिए उनका एग्जिस्टेंस ही क्या हो गया, खत्म हो गया। अब सालों पहले जो हमें एनिमल्स दिखते थे, वैसे ही सेम टू सेम एनिमल्स हमें आज नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि कुछ एनिमल्स जो खुद को अडेप्ट कर पाए वो सराउंडिंग के साथ चेंज हो गए, तो वो एनिमल्स हमें आज दिखते हैं। कुछ एनिमल्स जो खुद को अडेप्ट नहीं कर पाए वो तभी के तभी क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, है ना। ह्यूमंस की ही बात कर लेते हैं। ह्यूमंस जो थे, कहा जाता है कि ह्यूमंस पहले बंदर थे, है ना, तो लेकिन आज देखेंगे तो आज वो तो एक मंकीज़ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने सराउंडिंग के साथ खुद को अडेप्ट कर लिया और उसी तरह से वो अपना सर्वाइवल बढ़ाते गए। फिर देखते हैं डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अब डार्विन जो थे वो बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे, चार्ल्स डार्विन इनका नाम था। इन्होंने एक थ्योरी बताई थी और उस थ्योरी का नाम था डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ये थ्योरी बहुत ही फेमस है, आपको आगे के क्लासेस में भी ये है। देखते हैं क्या है ये थ्योरी। Charles Darwin, a biologist, studied numerous types of plants and animals and suggested that only those organisms are likely to survive which can best adapt themselves to changing environment. तो इन्होंने बोला है चार्ल्स डार्विन ने कि सिर्फ वही एनिमल्स सर्वाइव कर पाएंगे जो कि अपनी सराउंडिंग के साथ खुद को अडेप्ट कर पाए। ठीक है, ये आपको समझना है कि जो एनिमल सराउंडिंग के साथ खुद को अडेप्ट करते चलेगा, खुद को बदलते चलेगा, वही एनिमल के चांसेस है कि वो सबसे ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगा। सर्वाइव यानी वो सबसे ज़्यादा जी पाएगा। तो इसी थ्योरी को उन्होंने नाम दिया है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वही एनिमल सर्वाइव करेगा जो कि फिट है। फिट है मतलब जो सराउंडिंग के साथ खुद को चेंज कर रहा है, अडेप्ट कर रहा है। दिस इज डार्विन्स फर्स्ट प्रिंसिपल। ये डार्विन का पहला प्रिंसिपल था थ्योरी का। इफ एन ऑर्गेनिज्म इज बॉर्न विद अ न्यू बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एबल टू सर्वाइव, दिस चेंज इज प्रिजर्व्ड इन द नेक्स्ट जनरेशन। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जो न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ बॉर्न कर रहा है और वो सर्वाइव कर पा रहा है, तो ये चेंज उसके नेक्स्ट जनरेशन में भी दिखेगा। जैसे कि हम प्लांट का एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमने एक प्लांट लगाया जिसमें हमने 2 प्लांट मिक्स करके लगाए, ठीक है, एक तो रोज़ का लगा दिया और दूसरा कोई लिली का लगा दिया। इन दोनों को मिक्स करके हमने प्लांट्स को लगा दिया और जब प्लांट ग्रो हुआ तो हमने देखा कि उस पर दोनों फ्लावर्स थे, रोज़ भी और लिली भी। तो ये जो दोनों फ्लावर्स थे वो इस एक ही प्लांट पे थे और ये प्लांट अच्छे से ग्रो कर रहा है, अच्छे से सर्वाइव कर रहा है। तो इस प्लांट की स्टेम तोड़ के अगर हम कोई और प्लांट लगाएंगे, उसका नेक्स्ट जनरेशन बनाएंगे, तो वो भी अच्छे से क्या होगा, सर्वाइव करेगा। यही प्रिंसिपल था डार्विन थ्योरी का, ये दूसरा प्रिंसिपल था। तो इस प्रिंसिपल को कहा जाता है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो डार्विन थ्योरी थी क्या, इसमें 2 प्रिंसिपल थे। पहला प्रिंसिपल तो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो अच्छे से सराउंडिंग के साथ खुद को अडेप्ट करेगा वही सर्वाइव कर पाएगा। और दूसरा प्रिंसिपल है नेचुरल सिलेक्शन। मतलब क्या कि अगर कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमको एक जनरेशन में दिखते हैं, अगर उससे हम दूसरी जनरेशन बनाए तो उसमें भी वो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेंगे। तो ये 2 प्रिंसिपल्स थे डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के। फिर देखते हैं चैप्टर का 3rd पार्ट जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बाय आर लिविंग थिंग्स क्लासिफाइड। तो लिविंग थिंग्स को क्लासीफाई करना क्यों ज़रूरी है, ये मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि अर्थ पे बहुत ही ज़्यादा मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन उन सबको हम एक एक करके स्टडी करेंगे तो हमारी स्टडी कभी ख़त्म ही नहीं होगी। इसीलिए हमने क्या किया है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर दिया है और क्लासीफाई करके हमने उनको कुछ ग्रुप्स में बांट दिया है। तो हम क्या करेंगे, एक ग्रुप की स्टडी करेंगे तो फाइनली सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्टडी हो गए। दूसरे ग्रुप की स्टडी करेंगे तो इसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं उसकी स्टडी कंप्लीट। ऐसे ही अगर हम इन 5 ग्रुप्स की स्टडी कर लें तो अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्टडी हम इजीली कर सकते हैं। तो स्टडी को इजी बनाने के लिए हमने क्या किया है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया है। व्हाट आर द क्राइटेरिया यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं। प्लांट्स के लिए अलग क्राइटेरिया हैं, बहुत सारे होते हैं। जैसे कि प्लांट्स को हम यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, एनिमल्स को भी हमने अभी क्लासीफाई किया था। प्लांट्स को हर्बीवोर्स प्लांट्स को ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक,
एनिमल्स को किस में किया था, हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स। तो ऐसे अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। It is difficult to study and remember all the organisms in the diverse living world at the same time. Classification helps in this respect. तो यही मैंने आपको अभी बताया कि इतने सारे एनिमल्स को स्टडी करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए हमने एनिमल्स को क्या किया है, क्लासीफाई कर दिया है। क्लासिफिकेशन हमको स्टडी करने में हेल्प करता है। Different scientists have used different criteria and independently classified plants and animals. तो अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या किया है, अलग अलग क्राइटेरिया यूज़ किया है और एनिमल्स को क्लासीफाई किया है। तो हम वो उनमें से कुछ ही जो क्लासिफिकेशंस है वो हम पढ़ते हैं। A hierarchy is formed in the classification that starts with kingdom Animalia and kingdom Plantae. Further groups and subgroups are formed depending upon basic similarities and differences. This is called the hierarchy of classification. अब यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ना, ये पूरा इसको हायरार्की कहा जाता है। हायरार्की क्या होता है, तो इसको समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए मैं आपको पूछती हूँ कि आपका एड्रेस क्या है, ठीक है। तो आप क्या बताओगे, सबसे पहले तो आप इंडिया में रहते हो, आपका कंट्री इंडिया है, तो आप क्या बोलोगे, इंडिया। उसके बाद इंडिया में कहाँ पे रहते हो, तो हम रहते हैं, मान लीजिए आप कोई स्टेट में रहते हो, महाराष्ट्र में रहते हो, तो हम बोलेंगे महाराष्ट्र। फिर आप महाराष्ट्र में कहाँ रहते हो, महाराष्ट्र का कोई स्टेट, कोई रीजन ले लेते हैं, लाइक विदर्भ, तो हम विदर्भ में रहते हैं। फिर आप कहाँ रहते हो, फिर अगर मैं कहूँ कोई भी एरिया ले लीजिए, लाइक नागपुर हो गया, तो नागपुर में रहते हैं। नागपुर में आप कहाँ रहते हो, कोई भी एरिया का नाम नागपुर में, फिर आपकी लेन का नाम लेन 1 लेन 2। तो ये था पूरा आपका एड्रेस। तो ये एड्रेस में आपने जो जो मुझे बताया, इंडिया, इंडिया के बाद ही महाराष्ट्र, फिर महाराष्ट्र के बाद ही विदर्भ, ये हो गया पूरा हायरार्की। क्या हो गया, ये हायरार्की कि कहाँ पे आप किसके अंदर कहाँ पे रहते हो, ये हो गया पूरा हायरार्की। तो वैसे ही एनिमल्स को क्लासीफाई करने के लिए भी ऐसी ही हायरार्की होती है कि सबसे पहले एनिमल किस कैटेगरी में आता है, तो हम बोलते हैं सबसे पहले, जैसे आपने इंडिया बताया वैसे हम बोलेंगे कि एनिमल का क्या किंगडम है। अगर वो प्लांटी है तो वो प्लांट्स में आएगा, अगर वो एनिमेलिया किंगडम में है मतलब वो कोई एनिमल है, ठीक है। फिर किंगडम के बाद, जैसे इंडिया के बाद आपने क्या बताया था, महाराष्ट्र स्टेट बताया, वैसे उसका फाइलम होता है, एनिमल का फाइलम होता है। यहाँ पे मैंगो और ह्यूमन के बारे में बताया गया है। तो किंगडम के बाद देखते हैं फाइलम होता है, फिर उसकी क्लास क्या है वो देखते हैं, फिर उसका ऑर्डर क्या है वो देखते हैं, फिर फैमिली क्या है वो देखते हैं, फिर कौन से जीनस में आता है वो और कौन सी स्पीसीज में आता है। तो ये तो डिटेल में आप पढ़ने के लिए क्लास 11th में आपको पढ़ाया जाता है। अगर आप बायोलॉजी ऑप्ट करते हो तो बहुत ही डिटेल में, बहुत ही सुंदर तरीके से पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपको डिटेल में नहीं दिया हुआ है, बस यहाँ पे आपको 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, मैंगो और ह्यूमन, ठीक है। तो किंगडम अगर देखें, मैंगो जो है सबसे पहले तो प्लांट्स में आएगा, मैंगो का प्लांट होता है। और ह्यूमन देखें तो ह्यूमंस को एनिमल्स में गिना जाता है, ठीक है। तो प्लांट्स का सबसे पहले किंगडम क्या है, प्लांटी। किंगडम जो है वो 5 तरह के होते हैं, उसमें से ये 2 किंगडम है, प्लांटी और एनिमेलिया। ये आपको एग्जाम्पल के लिए दिए गए हैं, आपको याद क्या रखना है, सिर्फ ये याद रखना है आपको, ठीक है। और ये ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको पूछा जा सकता है कि टेबल फिलअप करिए कि इसके बाद किंगडम के बाद क्या आता है, फाइलम के बाद क्लास के बाद ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। फिर किंगडम देखे तो प्लांटी और एनिमेलिया हो गया। फाइलम जो है, मैंगो का फाइलम है एंथोफाइला और ह्यूमन का फाइलम है कॉर्डेटा। फिर क्लास देखे तो मैंगो जो है वो डाइकोटिलेडॉन में आता है और ह्यूमन जो है वो मैमेलिया में आता है। ऑर्डर देखे तो सेपिडेल्स में आता है और ह्यूमन प्राइमेट्स में आता है। फैमिली जो है वो एनाकार्डेशिया है और ह्यूमन की है होमिनेडिया। जीनस जो है वो मैग्नीफेरा है, ह्यूमन जो है होमोसेपियन में आता है, इसको होमो लिखा है। मैंगो का स्पीसीज है इंडिका और ह्यूमन का स्पीसीज है सेपियंस। अब ये जो लास्ट के 2 चीज़ें हैं ना, उसी को देखकर हम नाम डिसाइड करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का। लाइक हम ह्यूमन हैं तो हम खुद को ह्यूमंस तो कॉमन में बोल देते हैं कि हाँ हम ह्यूमन हैं, लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया है, साइंटिस्ट लोग अलग नाम से बुलाते हैं ह्यूमंस को। कैसे नाम, होमो सेपियंस। ह्यूमंस का आपने नाम सुना होगा, क्या होता है, होमो सेपियंस, मतलब वो जीनस और स्पीसीज को मिक्स करके बोलते हैं, होमो सेपियंस। वैसे ही हमें अगर मैंगो खाना है तो हम क्या बोलेंगे, मुझे मैंगो खाना है।
ठीक है, लेकिन साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, मुझे मैग्नीफेरा इंडिका खाना है, मतलब इन दोनों को मिक्स करके बोलते हैं मैग्नीफेरा इंडिका। तो ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है। तो ये दोनों भी आपको पूछा जा सकता है। आपको याद क्या क्या रखना है, 3 चीज़ें। पहले तो आपको ये हायरार्की याद रखनी है पूरी, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ठीक है, फिर से बोलिए, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। फिर आपको याद रखना है कि मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, तो वो है मैग्नीफेरा इंडिका। पूरा एक साथ लिखना है इसको, मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, वैसे ही आपको पूछा जा सकता है कि ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है, तो वो है होमो सेपियंस। ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस। फिर नेक्स्ट देखते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बाय कार्ल लिनेस। Imagine that there are 4 students with name Kabir Kiran in a classroom. If you are talking about one of them, how will you ensure that others know which one of them you are talking about without any confusion? We would tell the full name, the first name, last name. This is similar to binomial nomenclature. तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है कि एक नाम है, मान लीजिए कबीर नाम है, ठीक है, और कबीर नाम के आपके क्लास में 2 स्टूडेंट्स हैं। कितने? 2 स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम कबीर है। तो अगर टीचर ने कहा कि कबीर यहाँ आओ, तो कौन सा वाला कबीर जाएगा, कबीर 1 जाएगा या कबीर 2 जाएगा? तो दोनों कंफ्यूज हो जाएगा। तो टीचर क्या बोलेंगे, कबीर के साथ उसका सरनेम भी बोलेंगे, है ना, तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो वैसे ही ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का सिस्टम है। जैसे मैंने आपको नाम बताया मैग्नीफेरा इंडिका, किसका नाम है ये? मैंगो का साइंटिफिक नाम है क्या? मैग्नीफेरा इंडिका, है ना। तो अगर मैं सिर्फ मैग्नीफेरा बोलूँ तो मैग्नीफेरा जो जीनस है उसमें बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं, लेकिन मैंने जैसे ही इंडिका लगा दिया तो इंडिका ये जो है ये सरनेम हो गया, मान लीजिए। इसको हम सरनेम नहीं कहते, स्पीसीज कहते हैं। तो जब मैंने मैग्नीफेरा इंडिका लगा दिया तो इससे मुझे पता चला कि ये मैं मैंगो की ही बात कर रही हूँ। इन सारी फ्रूट्स में से किसकी बात कर रही हूँ? मैंगो की बात कर रही हूँ। तो यही सिस्टम है, इसी जो नॉमेनक्लेचर है, नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण, नाम रखना। तो ये जो हमने नाम रखा है ये इसी को हम कहते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, फिर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई ईच ऑर्गेनिज्म। हर ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। अकॉर्डिंगली अ साइंटिफिक नेम हैज़ बीन असाइंड टू ईच ऑर्गेनिज्म। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, फर्स्ट जीनस एंड स्पीसीज। ये वही है जो मैंने आपको बताया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम रखने के लिए हम उसकी जीनस और उसकी स्पीसीज का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने देखा था कि उसका जीनस और उसकी स्पीसीज का हम यूज़ करते हैं। जीनस का नाम पहले लिखते हैं, उसके बाद हम स्पीसीज लिखते हैं। ठीक है, और ये जो नॉमेनक्लेचर, ये तरीका बताया किसने था? ये बताया था कार्ल लिनेस ने। ठीक है, इन्होंने बताया था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का तरीका। All identified organisms have been assigned the binomial name as per the guidelines of the International Code of Nomenclature। तो ये जो साइंटिफिक नेम है ना, ये इसको कहा जाता है इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर। मतलब ये पूरे जो वर्ल्ड है, सारे कंट्रीज़ में यही साइंटिस्ट लोग यूज़ करते हैं, यही नाम, ऐसा ही टेक्निक यूज़ करते हैं। All the organisms of species are so similar that irrespective of differences in color, height, habitats and habits, they can reproduce among themselves and form new individuals like themselves। तो यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, स्पीसीज़ के बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनमें डिफरेंस होते हैं, लेकिन एक कॉमन चीज़ है। क्या कॉमन चीज़ है सारे ऑर्गेनिजम्स में? कि वो रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने ही जैसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं। ये सब में कॉमन है, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो। For example, all domestic cats in the world belong to same species. Same is true in the case of animals like hen, cow, dog, etc. and plant like mango, wheat, maize, etc. तो अगर कैट की बात करें तो कैट, जितनी भी कैट्स है पूरी दुनिया में, उनकी स्पीसीज एक ही है। उनकी स्पीसीज क्या है? एक ही है। फिर जैसे मैंगो की देखी थी हमने, मैंगो की स्पीसीज क्या है? आप यहाँ पे देखिए, इंडिका है। तो जितने भी मैंगो है, मैंगो में आपने देखा होगा ना, हाफूस होता है एंड पता नहीं क्या क्या होता है, तो सारे मैंगोज की स्पीसीज क्या है? इंडिका ही होगी। वैसे ही कैट की भी स्पीसीज क्या होगी? सबके लिए सेम होगी। फिर नेक्स्ट देखते हैं, फॉलोइंग आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम किंगडम प्लांटा एंड एनिमलिया क्लासिफाइड बाय बाइनोमियल मेथड ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या दिया हुआ है? कुछ एनिमल्स हैं और उनके साइंटिफिक नाम दिए हुए हैं।
ये आपको पूछे जा सकते हैं फिल इन द ब्लैंक में। डॉग का जो साइंटिफिक नाम है वो क्या है? कैनिस ल्यूपिस फैमिलियारिस, कैनिस ल्यूपिस फैमिलियारिस। और काऊ का साइंटिफिक नाम क्या है? बॉस टॉरस। हिबिस्कस का साइंटिफिक नाम है हिबिस्कस रोजा साइनेसिस। और जवार जो है उसका साइंटिफिक नाम है सरगम बाइकलर। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर 29 अप्रैल इज observed as World Frog Protection Day. Killing or harming frogs is prohibited by the Wildlife Protection Act. ये एक एक्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसमें क्या किया गया है कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स बताए गए हैं, लाइक सेंचुरीज बनाना है ना, रिजर्व्स बनाना। तो ये वैसे ही इसमें का ही एक पार्ट है कि 29 अप्रैल जो है उसको हम वर्ल्ड फ्रॉग प्रोटेक्शन डे के रूप में मनाएंगे। क्यों? क्योंकि देखा जा रहा था कि जो फ्रॉग है वो अर्थ से गायब होते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। तो ये जो इनकी स्पीसीज है ये पूरी तरह से गायब ना हो, इसीलिए 29 अप्रैल को वर्ल्ड फ्रॉग प्रोटेक्शन डे के रूप में मनाया जाता है। ये तारीख भी आपको याद होनी चाहिए, 29 अप्रैल। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है साइंस का ख़त्म होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।